तमाम सुनने और देखने वाले अजीजों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब। ये पाकिस्तानी मीडिया के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें इंटरव्यू के टाइम दिया। प्लेयर भाई प्लेयर। सर अगर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करें, पिछले कुछ दिनों के अंदर माइक पोम्पियो ने एशिया के जो रीजन है इसमें दौरा किया और इंडिया के अंदर काफ़ी हाई लेवल जो डील्स थी वो साइन हुई। सर आप इस डील को कैसे देखते हैं और सर ये 2+2 डायलॉग्स क्या है? बात ये कि कोल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका जो है, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 90s के अंदर, तो अमेरिका अकेली सुपर पावर बन के सामने आया और फिर एक यूनिलैटरलिज्म का जो है ना जमाना शुरू हुआ। हमने देखा 9/11 के वाकयात के बाद, जहाँ पे कुछ लोग समझ रहे थे कि अब पैक्स अमेरिकाना का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के यूनिलैटरल एक्शंस की वजह से मुख्तलिफ पोल्स जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, वो उभरना शुरू हुए, जो अब अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं कई मामलात के अंदर, जिनके अंदर एक तो रशिया है और दूसरा चाइना है। और आप जानते हैं कि रशिया और चाइना का अलायंस जो है वो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज को मुख्तलिफ खितों के अंदर, दुनिया के अंदर जो है वो चैलेंज कर रहा है। और अब अमेरिका को फिक्र इस बात की पड़ गई है कि कहीं उसका इन्फ्लुएंस जो वो चाह रहा था, जो 9/11 के बाद उसे मौका भी मिला था, कहीं वो लूज तो नहीं कर रहा, क्योंकि कई ममालिक के अंदर हमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नजर आ रहा है। ये माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर, यानी कि पोम्पियो आप जानते हैं कि उनके वजीर खारजा हैं और एस्पर जो हैं उनके वजीर दिफा हैं। ये दोनों यहाँ पे इंडिया में आए थे। बेसिकली आप जाने, सितंबर के अंदर क्वाड्स की मीटिंग हुई थी, आप जानते हैं, जापान के अंदर। क्वाड्स बेसिकली जो ये चार ममालिक पे मबनी एक अलायंस के चाह रहे हैं कि चाइना को चैलेंज करने के लिए बेसिकली ये चार ममालिक आगे आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये अलायंस हो, जो ऐसा ऐसा इसी से फिर एक एशियन नेटो का भी कॉन्सेप्ट निकला था, लेकिन जो लगता है कि फेल हो गया, क्योंकि उसमें बात हो रही थी कि क्वाड्स की मीटिंग जो टोक्यो में होनी है उसके अंदर साउथ कोरिया भी आएगा और इसी तरीके से मंगोलिया की बात हो रही थी और एक दो और ममालिक की बात हो रही थी, न्यूजीलैंड की बात हो रही थी, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। और हमने देखा कि पोम्पियो इन ममालिक के दौरों पे भी नहीं गए, क्योंकि वहां से पहले ही जवाबा मिल गया था कि इस पे नहीं। अब ये इंडिया है, इंडिया को ये आगे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछली भी मीटिंग में देखें तो हमें नजर आया जो प्लान है अमेरिका का, उसमें उसके साथ बिल्कुल उसी तरीके, उसी इंटेंसिटी के साथ इंडिया है जो चाइना को चैलेंज करना चाहता है। शायद उसकी एक वजह लद्दाख भी है और दूसरा जो है वो अमेरिका से फायदे उठाने के लिए भी जो है वो ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं कि एट सम पॉइंट इन लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये अमेरिकन सिक्योरिटी जो है उसको चाह रहे हैं, अपने ऊपर हावी करना चाह रहे हैं और रशिया से दूर हो रहे हैं। तो अभी जब ये आए थे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स जो इन दोनों ने साइन किए। 2+2 बेसिकली एक डायलॉग है, जिसके अंदर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर प्लस अमेरिकन और जो है फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो मिलके जो है ना, यानी कि आगे की प्लानिंग करते हैं और आपस की इनकी मुलाकात है। और ये 2018 से गालिबन जो है ना ये फॉर्मेट जो है वो शुरू हुआ है। अभी बहुत से जो मुआहदे हैं उनके ऊपर साइन हुए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुआहदा है वो बीका है, जो आजकल अखबारात में भी बहुत आ रहा है। ये बेसिकली जियोस्पाटियल डाटा है, ये जीपीएस डाटा है जो अब ये शेयर करेंगे। अच्छा, इसको शेयर करने के लिए इससे सर मैं पहले आपको एक, मिडल में सर मैं आपको मिडल में रोकना चाहूँगा। आपने बात कर दी है इस मुआहदे की, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट की। तो सर ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है और ये कितना इम्पोर्टेंस आगे चल के रखेगा? क्या इस ये जो मुआहदा हुआ है कि आगे आने वाले वक़्तों के अंदर अगर कोई जंग छिड़ जाती है, अल्लाह ना करे, तो क्या अमेरिका फिर इंफॉर्मेशन दिया करेगा इंडिया को कि आप यहाँ पर मिसाइल मारें, आप यहाँ पर मिसाइल मारें? मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, अपनी बात कंप्लीट कर लूं, इसी पे बात पे मैं आ रहा था। इससे पहले जी। जो है ना, असल में ये चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो किसी के साथ अमेरिका इत्तेहादी बनता है तो वो करने पड़ते हैं। इनमें से इंडिया के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया था, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये 2002 के अंदर किया था। बेसिकली ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी एक्सचेंज का मुआहदा था। इसके बाद 2016 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुआहदा हुआ, जो था
2016 के अंदर जो मुआहदा हुआ वो था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत अमेरिकन बेसिस को इंडियन यूज कर सकते हैं और इंडियन बेसिस को अमेरिकन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह वगैरह, स्टे ट्रांजिट वगैरह की फैसिलिटीज एक दूसरे की बेसिस को ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताता चलूं कि 2016 के अंदर अमेरिका ने इंडिया को जो है ना अपना मेजर पार्टनर जो है ना, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है ना वो डिक्लेयर किया था। अच्छा, 2018 के अंदर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद ये अब बिका हुआ है। ये बेसिकली क्या था, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है, एक दूसरे की पैगाम रसानी जो है, सिक्योर नेटवर्क्स की हम जब बात करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो ये जो 2018 में एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर बेसिकली वो हाईफाई इक्विपमेंट दिया गया था, जो जिसके जरिए जो इनकी कम्युनिकेशन जो है इत्तेहादियों की वो महफूज हो सके और चाइनीज या रशियन या जिसको भी ये थ्रेट समझते हैं वो ना कर सकें। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें जीपीएस डाटा, ग्लोबल पोजीशनिंग और क्या नाम है जो स्पेटियल डाटा, ये बेसिकली हथियारों की एक्यूरेसी बढ़ाने के जो है वो काम आएगा। अच्छा, अब इसका नुकसान इंडिया को क्या होगा? हम तो देख रहे हैं कि इन केस ऑफ वॉर पाकिस्तान या चाइना के साथ, इसको जो है इंडिया जो है अमेरिका से मदद ले सकता है। अमेरिका जो है उस पर उसकी ऑब्लिगेशन होगी, उसके ऊपर लाजम होगा कि वो इंडिया की मदद करे, क्योंकि ये मुआहदा हो चुका है। लेकिन इसमें एक आपको मैं बात बता दूं कि इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने रशिया के साथ जो एक दरीना ताल्लुकात हैं इंडिया के, उसमें बहुत बड़ी दरार डाल दी है। क्योंकि ये जो इससे पहले जो 2018 का एग्रीमेंट हुआ या जो अभी का एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत इंडिया पे लाजिम होगा कि वो जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जहाज हो या दूसरी चीजें, वेपन सिस्टम हो, वो अमेरिकन या वेस्टर्न होने चाहिए, नेटो। क्योंकि उनके साथ तो ये पैच कर सकता है, रशियन वेपन सिस्टम के साथ ये नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की मंडी जो है उसके अंदर बहार आ गई और अब इंडिया मजबूर होगा कि इन फैसिलिटीज और इन चीजों के लिए वो अमेरिकन हथियार खरीदे और अमेरिकन। और दूसरी तरफ रशिया के लिए अब आसानी हो जाएगी कि इंडिया जब उस तरीके से उसके साथ चलना नहीं चाह रहा है तो वो इंडिया से दूर हो जाए। दूसरी बात ये कि एक इंडियन आर्मी जनरल थे, कि ऑपरेशन पराक्रम जो है 2003 का, आपको याद होगा, जनरल पद्मा दाहन ऐसे ही उनका नाम था, तामिल थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी रिटायरमेंट के बाद, इंडिया चेकमेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें उन्होंने एक सिनेरियो दिया था। अमेरिकन भी जानते हैं कि जो इंडियन लीडरशिप के जो ख्वाब हैं वो ये हैं कि उन्होंने दुनिया को डोमिनेट करना है। और अगर आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देख लें तो वो जहाँ पे कंधार से शुरू होते हैं, तो वो अपन क्लेम करते हैं इंडोनेशिया तक के इलाके, वियतनाम तक के इलाके, महाभारत के अंदर, जिसको वो कहते हैं वो। तो अमेरिकन ये भी जानते हैं, इस वजह से अमेरिकन भी एक हद से ज्यादा इंडिया को आगे नहीं देखना चाहते। अब तो बात ये कि इंडिया बहुत बुरे तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के शिकंजे में आया है। आपको मजे की बात बताऊं कि एक तरफ तो बड़ी मोहब्बत की और पार्टनरशिप्स की बात हो रही है। आपको याद है पिछले साल ट्रेड वॉर का भी हमने एक छोटा सा देखा था, जिसपे अमेरिकन ने ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स उसकी ट्रेड पे बढ़ा दिए थे, जिसकी रिटेलिएशन के अंदर इंडियंस ने भी अमेरिकन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका अपनी जगह पे कायम है और इंडिया फायदे की लालच में, क्योंकि वहां पे हिंदू तो है ना, फनेटिक जमात है, तो फनेटिक जमात हर हालत में वो चाहते हैं कि मक्खन लगा के किसी ना किसी तरीके से अमेरिका से फायदा उठाएं। लेकिन अमेरिका इनसे भी बड़ा है, अमेरिका इनसे फायदा उठा रहा है। एक तो उसे पता है कि पैसा लेना है इनसे, जहां तक बात है कि अमेरिका को वो समझता है, अमेरिका ये समझता हो कि इंडिया किसी मुकाबले के अंदर चाइना के खिलाफ होगा, तो ऐसी कोई गलतफहमी अमेरिका को नहीं है। बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि इंडिया के आप देख लें, एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना के करीब है, सी पैक चल रही है, दूसरी साइड पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो जी न्यूट्रलिटी रखेंगे। और बांग्लादेश की वैसे बाय द वे पहली जो सबमरीन बेस है वो चाइना ही बना के दे रहा है, और कई यानी कि काफी तादाद में सबमरीन्स भी बांग्लादेशी नेवी ने चाइना से खरीदी हैं। उसके साथ आ सर मैं जाए आपसे आप। यहाँ पर बीच में एक सवाल करना चाहूंगा कि माइक पोम्पियो ने विजिट भी किया श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश का भी विजिट था उनका जो आप बता रहे हैं। तो सर क्या ये कामयाबी उन्हें कोई हासिल हुई है? वो वापस चले तो गए हैं, क्या वो कोई कामयाबी साथ लेके गए हैं इन ममालिक में से भी? जी, इसमें मैं बताऊं कि बात ये है कि दुनिया की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना इकोनॉमी की, वो आपको पता है कि पैसिफिक का रीजन बन चुका है चाइना की वजह से। चाइना दुनिया की इस वक्त मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, कभी जापानीज के थ्रू कहता है फ्री एंड ओपन
इंडियन ओशन की बात करता है, कभी इंडो पैसिफिक की बात करता है, लेकिन बात यह है कि आप किसके खिलाफ लाइंस बनाना चाह रहे हो? क्या कभी चाइना ने किसी भी सी ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की? चाइना के तो अपने मफाद में है कि इंडो पैसिफिक का जो इलाका जो है वो ट्रेड के लिए खुला रहे, उसकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड यहां से हो रही है। लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर चाइना को ना रोका तो जिस सॉफ्ट तरीके से, जिस खूबसूरती से और जिस मोहब्बत से और कंपैशन से चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका उसको नहीं कर सकता। अभी आपने बात की, बांग्लादेश तो नहीं गए थे इनमें से कोई, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हमें ये, बांग्लादेशी प्रेस ने ये जरूर हमें आइडिया दे दिया कि बांग्लादेश समझता है कि न्यूट्रलिटी जरूरी है और हम नहीं। फिर अब वो गए थे, सबसे पहला दौरा था इनका श्रीलंका का। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रखेगा। मालदीव के अंदर कुछ फायदा हुआ, क्योंकि मालदीव आपको पता है कि और कुछ सालों के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो डूब जाएगा। तो वहां पे शायद अमेरिका को बेस मिल जाए, अमेरिका को फायदा मिल जाए। लेकिन उसके बाद जब ये इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशियंस ने भी कहा कि भाई हमारे अच्छे खासे ट्रेड जो है रोआबित है चाइना के साथ, हम भी न्यूट्रलिटी रखेंगे। और पिछले हफ्ते की खबर है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका की हाईएस्ट लेवल बार रिक्वेस्ट के बावजूद अमेरिकन एयरफोर्स को अपनी सरजमीन रिफ्यूलिंग और जो है चाइना के ऊपर स्पाइंग के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फिर ये गए, क्या नाम है, वियतनाम। तो आप वियतनाम के बारे में जानते हैं कि वियतनाम जो है चाइना के इत्तेहादी, रशिया का बहुत करीबी इत्तेहादी है। तो वहां पे भी दाल नहीं गिरी। और ये इसी तरह हुआ कि क्वाड से एशियन नेटो बनते बनते कुछ भी नहीं बना, क्वाड्स रह गया। अब ये 3 तारीख को जो बे ऑफ बंगाल के अंदर मालाबार एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, 4 ममालिक हैं इसके अंदर। आप जानते हैं कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये 1992 से चल रही है। और फिर वही बात हो रही है कि फ्री एंड ओपन, फ्री एंड ओपन। भाई कौन उस फ्री और ओपननेस जो है इंडियन ओशन या फिर जो पैसिफिक है चाइना सी, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम ममालिक जिनके आप कहते हैं कि चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो चाइना ने उनके इलाके पे कब्जा, वो तो चाइना के साथ निगोशिएशन की बात करें। रिसेंट जो आपका जो आसियान का फॉरेन मिनिस्टर लेवल का समिट हुआ है, उसका एलामिया क्या था? उन्होंने कहा कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, ना हम किसी सियासत का हिस्सा बनेंगे, हम डायलॉग के जरिए डायलॉग के जरिए अपने मसाइल हल करेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो चाय की प्याली के अंदर तूफान लाना चाह रहा है, और वो तूफान का भी पता चल जाएगा। कल अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ट्रंप रह जाते हैं तो जो बाइडन ने तो कहा है कि हम जो है ताल्लुकात अच्छे रखेंगे चाइना के साथ, और हम समझते हैं कि हमारा मेन कंपटीटर रशिया होगा। तो फिर ये इंडो पैसिफिक कहाँ पे जाएगी, ये क्वाड्स कहाँ पे जाएगी? ये तो इंडिया को सोचना चाहिए ना। लेकिन वो कहते हैं ना, सियाना कौवा कौवा जो है डैश में गिरता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ भी यही हो गया है। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ के मैं एक दफ़ा कुछ और सवाल आपके सामने रखूँगा अमेरिकन इलेक्शन को ही लेके। सर सेकंड लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो डेवलपमेंट हो रही है पूरे खित्ते के अंदर, इसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। तो सर क्या कोई खतरात पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में कोई बढ़ते जा रहे हैं मजीद? देखिए जी, पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हाइब्रिड वॉर का जो है निशाना बना हुआ है। और हालिया जो वाकयात हो रहे हैं, जिस तरीके की हमें एक मूवमेंट नजर आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारा दुश्मन काफी हद तक जो है ना वो कामयाबी होगी। एक बात याद रखें, पाकिस्तान को कोई बैरूनी ताकत कुछ नहीं कह सकती, हमारा बाल भी नहीं है। हमें जब मुसलमानों को, जब पाकिस्तान को मरवाया है, तो इस मुल्क के अंदर मौजूद उन लोगों ने मरवाया है जिन्होंने इस मुल्क का मफाद जो है उसे अपने मफाद से कमतर समझा है। तो अभी भी वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खाम है जब तक तो है मट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़र हाथ तू। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं, पाकिस्तानी कौम और खास तौर पे पाकिस्तानी अफवाज जो है इसे निपटने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। पिछले साल का आपको के सामने एक है कि जिस तरीके से इंडियंस आए और फिर हमारे एक कौवे को शहीद करके चले गए, एक हवा मार के चले गए, और दूसरे दिन पाकिस्तान ने घुस के उनके जो है 2 जहाज जिस तरीके से गिराए, और जो बोंगियां इन्होंने इंडियंस ने मारी के MiG-21 जो है वो F-16 गिरा रहा है, और जिसका मजाक खुद इंडिया में बैठ के क्रिस्टीन फियर और इनके अपने कर्नल परवीन सोनी ने उड़ाया है इंडियन मिलिट्री उसके अंदर। मेरे ख्याल में आगे बात करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने इदारों, अपनी रियासत के ऊपर जो है फख्र होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। बाकी ये जो इस वक्त अपनी रियासत के ऊपर बोल रहे हैं, जो अपनी रियासत को कमजोर करना चाह रहे हैं, वो साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तानी, कम से कम पाकिस्तान के अवाम के नहीं है, वो सिर्फ अपनी सियासतें चाह रहे हैं। सर मैं आखिरी सवाल की जानिब बढ़ूँगा। आपने यूएस इलेक्शन का ज़िक्र किया।
तो सर आप क्या समझते हैं अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो ये जो अमेरिका का ट्रम्प जब टेन्योर अपना मुकम्मल करके वापस चले जाएँगे, तो क्या बाइडेन उसी तरह वही पॉलिसीज़ आगे लेके चलेंगे या वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएँगे? बाइडेन के आने के बाद एक तो हमें ये नजर आ रहा है कि ईरान के मामले में मसलन वो जॉइंट एक्शन प्लान जो है उसे दोबारा रिवाइव किया जाएगा, सैंक्शंस हटाई जाएंगी। इसी तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने ट्रम्प पे इन्वेस्ट किया है, तो उस चीज को जाहिर बात है डेमोक्रेट्स ने उस मोहब्बत की नजर से तो नहीं देखा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके के क्लैश की तरफ जाना चाह रहा है, क्या नाम है, ट्रम्प लोगों को लेके जाना चाह रहा था, जिस किस्म की एग्रेसिव पॉलिसी पे, बाइडेन की भी वैसी पॉलिसी नहीं होगी। तो काफी चेंजेस आएंगी जो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इतनी मोहब्बत भरी नहीं होंगी, जिसके ऊपर बाद में ये पछताएंगे, क्योंकि रशिया तो फंड हो चुका है। रशिया को तो आपने हर चीज के अंदर जो है पिछले कई सालों से आप कर रहे हो, रशिया फिर आपके साथ खड़ा होता है। तो एक चीज तो साबित हो रही है कि ट्रम्प की पॉलिसीज और ये मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से वो जो गोल्डन सर्कल की बात हो रही थी, शायद वो हकीकत बन जाए। और मामलात जो हैं वो अमेरिका के लिए तो अब वो पैक्स अमेरिकाना तो नहीं, अब पैक्स चाइना की बात करें तो माना जा सकता है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक दफ़ा अपने एक खूबसूरत जो एनालिसिस आप हमेशा से करते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो आप करते हैं, वो आपने किए। अपने अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।